अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट क्लास में भाई वेलकम है सभी का। और इस क्लास में अपना जो टॉपिक है दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। सेपरेटिंग टेक्निक्स पर बातें चल रही हैं। पिछले क्लास में फिल्ट्रेशन पढ़ा, अब क्रिस्टलाइजेशन, फिर इसके बाद सब्लिमेशन, सॉलिड एक्सट्रैक्शन और क्रोमेटोग्राफी पर बातें करेंगे। अभी फिलहाल हमें जो काम करना है दैट इज अबाउट क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन जैसे कि नाम से जाहिर है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग क्रिस्टल्स, क्रिस्टल बनने का अमल, इसी का नाम है क्रिस्टलाइजेशन। ये भी इंपॉर्टेंट सेपरेटिंग टेक्निक है। ये किसी सोल्यूशन में से किसी सोल्यूट को अलग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस था वो इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस को अलग करने के लिए था, जबकि क्रिस्टलाइजेशन का जो प्रोसेस है ये जो कंप्लीटली सोल्यूबल सब्सटेंसेस हैं किसी सोल्यूशन में। मानो कोई सोल्यूशन है, आप जानते हो सोल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होता है, तो किसी होमोजीनियस मिक्सचर में से जिसमें सोल्यूट आपका कंप्लीटली डिसॉल्व हो, उसमें से सोल्यूट को रिकवर करने के लिए, बाहर निकालने के लिए, सेपरेट आउट करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन की टेक्निक यूज की जाती है। ठीक है। जो फिल्ट्रेशन का जो अमल था वो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स के लिए था। मैंने छलनी वाली एग्जांपल दी थी कि चाय में जो पत्ती होती है उसे छान करके अलग किया जाता है, क्योंकि पत्ती जो है वो इनसॉल्युबल रहती है। तो इनसॉल्युबल चीजें जो है वो फिल्टर करके अलग की जाती हैं, जबकि जो सॉल्युबल चीजें हैं वो क्रिस्टलाइज करके, उनकी क्रिस्टल बना करके अलग किया जाता है। जो सोल्यूशन है कुछ ऐसा काम किया जाता है कि उसी सोल्यूशन के अंदर जो आपका सोल्यूट है उसके क्रिस्टल बन जाए, छोटे छोटे क्रिस्टल बन जाए, और फिर उनको अलग कर लिया जाए थ्रू द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। ठीक है ना। तो क्रिस्टलाइजेशन में ऐसे क्या करते हैं, मानो यहां पर मेरे पास कोई सोल्यूशन है। ठीक है। यहां पर मानो मेरे पास कोई सोल्यूशन है, ये कोई सोल्यूशन है। तो सबसे पहले जो हमें सोल्यूशन दे दिया जाता है इसमें सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मौजूद रहता है, सोल्यूट प्लस कोई ना कोई सॉल्वेंट मौजूद रहता है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो सोल्यूशन हमें दिया जाता है इसे हीट करते हैं, और बहुत शदीद हीट करते हैं। ठीक है। इतना हीट करते हैं कि अच्छा खासा गाढ़ा हो जाए, ये अच्छा खासा गाढ़ा हो जाए। हीट करने पर ये अच्छा खासा गाढ़ा हो जाता है, मतलब कंसंट्रेटेड हो जाता है। ठीक है। बहुत गाढ़ा हो जाता है। ठीक है। ये देखो, ये जो सोल्यूशन हमें दिया गया, हमने क्या किया, इस सोल्यूशन को हीट किया। ठीक है। हीट करने पर ये क्या हो गया, कंसंट्रेट हो गया, इट बिकम्स कंसंट्रेटेड, यानी गाढ़ा हो गया। ठीक है। और अभी ये इसको हीट करने पर जाहिर सी बात है ये गर्म भी हो गया होगा, बहुत ज्यादा हॉट भी हो गया होगा। तो हम क्या करते हैं, इसे ठंडा करते हैं, इस कंसंट्रेटेड सोल्यूशन को ठंडा करते हैं। तो जैसे ही हम इसका टेम्परेचर कम करते हैं, तो ये जो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है इसमें जो सोल्यूट मौजूद है उसके क्रिस्टल्स बनने लग जाते हैं। ठीक है। इसको हम फिर फिल्टर पेपर की मदद से अलग कर लेते हैं। ठीक है। यानी एक फिल्टर पेपर लेकर के उसके ऊपर ये अपना डालते हैं सोल्यूशन, क्रिस्टल्स ऊपर रह जाते हैं क्योंकि फिल्टर पेपर के पोर्स में से वो नहीं गुजर सकते, जबकि ये जो बाकी का फिल्ट्रेट है वो नीचे की तरफ बह जाता है। तो इसी का नाम है क्रिस्टलाइजेशन। जो आपको सोल्यूशन दिया गया है, अगर उसमें सोल्यूट कंप्लीटली सॉल्युबल है तो आप क्या करो, सबसे पहले उस सोल्यूशन को बहुत हीट करो ताकि वो कंसंट्रेटेड हो जाए, बहुत गाढ़ा हो जाए, और फिर उसका टेम्परेचर कम करो, उसे ठंडा करो, कूल डाउन करो। कूल करने पर क्या होगा, उसके क्रिस्टल बन जाएंगे जिनको फिल्टर करके फिर अलग कर लिया जाएगा। इसी प्रोसेस का नाम है क्रिस्टलाइजेशन। बाय नेम शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन या डिफाइन क्रिस्टलाइजेशन। तो देखो आओ डेफिनेशन लिखवाता हूं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग a solute from a solution by increasing its concentration above the saturation point in such a way that excess solute is thrown out as crystals when cooled। आप जानते हो किसी खास टेम्परेचर पर जितना सोल्यूट किसी सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है वो एक खास हद तक होता है। मिसाल के तौर पर आप रूम टेम्परेचर पर ठहरे हो, एक पानी का सिर्फ एक गिलास लो, उसमें चीनी डालना शुरू करो, तो चीनी जो है हो सकता है 1 चम्मच डालो वो पूरी हल हो जाए, दूसरा चम्मच डालो पूरी हल हो जाए, 3-4 चम्मच डालोगे ना तो फिर क्या होगा कि वो पूरी हल नहीं होगी, नीचे कुछ ना कुछ चीनी बच जाएगी। आप जितना मर्जी उसे हिलाने की कोशिश करते रहो, वो चीनी मुकम्मल हल नहीं होने वाली। क्यों?
क्योंकि उस सॉल्वेंट की या वाटर की जितनी कैपेसिटी थी उसने उतनी चीनी को अपने अंदर डिसॉल्व कर लिया। अब बाकी की चीनी जो जाएगी वो डिसॉल्व नहीं होगी, ठीक है। हाँ, एक सूरत में डिसॉल्व हो सकती है कि आप उसको हीट करो, ठीक है, उसका टेम्परेचर बढ़ाओ, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर जो है मजीद चीनी आप डिसॉल्व कर पाओगे, लेकिन एक खास टेम्परेचर पर एक खास हद तक ही सोल्यूट जो है किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकता है, उससे ज्यादा डिसॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। अगर उससे ज्यादा आपको डिसॉल्व करना है तो फिर आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है मॉलिक्यूल्स की, जिसकी वजह से वो आपस में मिक्सअप हो जाते हैं। तो यहां पर भी वही बात है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग अ सोल्यूट फ्रॉम अ सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन में से सोल्यूट को निकालने का अमल, बाय इंक्रीजिंग इट्स कंसंट्रेशन, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा करके। जो सॉल्यूशन हमें दिया गया उसमें सॉल्वेंट आमतौर पर ज्यादा सा रहता है, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो ज्यादा अमाउंट में हो उसी को सॉल्वेंट बोलते हैं। तो सॉल्वेंट क्योंकि ज्यादा अमाउंट में रहता है तो फिर हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, इसे हीट करते हैं, हीट करने पर सॉल्यूशन गाढ़ा हो जाता है। बाय इंक्रीजिंग इट्स कंसंट्रेशन अबव द सैचुरेशन पॉइंट, इसकी कंसंट्रेशन इतनी बढ़ा देते हैं, इसे इतना गर्म कर देते हैं कि हमारा जो रूम टेम्परेचर पर इसकी सॉल्युबिलिटी है उससे ज्यादा सोल्यूट इसमें डिसॉल्व हो जाता है, यानी ये सुपर सैचुरेट हो जाता है, ये सुपर सैचुरेट हो जाता है। और फिर जब उसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा करते हैं तो उसमें से जो एक्स्ट्रा क्रिस्टल्स होते हैं वो बाहर निकल आते हैं, एक्स्ट्रा जो सोल्यूट होता है वो क्रिस्टल बनकर बाहर आ जाता है। लफ्ज आप यूज करोगे इज थ्रोन आउट, बाहर फेंक दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसी का नाम है क्रिस्टलाइजेशन। हम सोल्यूशन को कंसंट्रेट करते हैं, गाढ़ा करते हैं, इतना गाढ़ा करते हैं कि ऐसा लगता है कि उस सॉल्वेंट में बहुत सारा सोल्यूट डिसॉल्व हो गया है। टेम्परेचर क्योंकि ज्यादा रहता है गर्म करने पर, इसलिए वो सोल्यूट डिसॉल्व रहता है, लेकिन जैसे जैसे वो ठंडा होता जाता है तो फिर सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है। तो ठंडा करने पर सॉल्युबिलिटी कम होती है तो फिर एक्सेस सोल्यूट है दैट इज थ्रोन आउट एज क्रिस्टल्स एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है ना। तो बाय नेम शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन, ये डिफाइन क्रिस्टलाइजेशन, तो डेफिनेशन बतानी है। अच्छा, तो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस हम यूज क्यों करते हैं? जनरली हमारे पास जितने रिएक्शंस होते हैं उनमें हम प्रोडक्ट बनाते हैं और ये सारे रिएक्शन किसी ना किसी सॉल्वेंट में या जनरली वाटर में होते हैं, या किसी रिएक्शन के नतीजे में कोई बाय प्रोडक्ट मिसाल के तौर पर वाटर बन जाता है या एथेनॉल बन जाता है, और उसके साथ हमारा कोई कीमती प्रोडक्ट, मिसाल के तौर पर हमने एक रिएक्शन करवाया उसमें हमें KMnO4 बन के मिल गया, KMnO4, या चलो मान लो जिंक सल्फेट मिल गया, ठीक है, और इस जिंक सल्फेट के साथ प्लस हमको वाटर भी मिल गया। मिसाल के तौर पर मैंने जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन करवाया आपके H2SO4 के साथ, तो मुझे जिंक सल्फेट और वाटर मिल गया। अब जिंक सल्फेट और वाटर का सोल्यूशन मुझे मिला है। अब मैं चाहता हूं कि इसमें से जिंक सल्फेट को अलग कर लूं, तो जिंक सल्फेट को अलग करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रिस्टलाइजेशन का अमल करना पड़ेगा, ठीक है, सारा यही काम करना पड़ेगा जो बताया है। अब इसकी डिटेल देख रहे हैं। तो सवाल ये है, सवाल जो पूछा जाता है बोर्ड में कि व्हाई देयर इज अ नीड टू क्रिस्टलाइज द क्रूड प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट हमारी बनी है ना, ये क्रूड है, ये खालिस नहीं है। क्रूड का मतलब गैर खालिस, मिली जुली। तो ये जो क्रूड प्रोडक्ट हमारी बनी है ये गैर खालिस है, खालिस नहीं है। तो इसको खालिस बनाने के लिए, यानी इसमें से सिर्फ और सिर्फ जिंक सल्फेट अलग करने के लिए, यानी जब रिएक्शन होगा H2SO4 और जिंक ऑक्साइड में, तो यहां से H2O और ZnSO4 बनेगा, ठीक है ना। तो ये सोल्यूशन बना रहेगा। इस सोल्यूशन में से अगर हम चाहते हैं कि ZnSO4 के क्रिस्टल्स को अलग किया जाए तो फिर क्रिस्टलाइजेशन का अमल हमें करना पड़ेगा। तो आप बताओगे इन ऑर्डर टू प्योरीफाई द क्रूड प्रोडक्ट देयर इज अ नीड टू क्रिस्टलाइज इट, और साथ ये बताओगे, ये जो अब लाइनें बोलने लगा हूं ये बुक में नहीं लिखी हुई, ये लाइनें अब जो मैं बोलने लगा हूं अभी बता चुका हूं, ये मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूं, ये लिख लो, ठीक है। आप बताओगे कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सम सॉल्वेंट एंड द आवर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इन दैट सॉल्वेंट, so our product remains dissolved in that solvent, making a solution. In order to get the pure product, in order to get the pure form of solute, there is a need to separate the solute, there is a need to separate the product from the solution in the form of crystals, that is done with the help of process of crystallization, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप जवाब दोगे। अच्छा, एक और जो क्रिस्टलाइजेशन का फायदा है कि क्रिस्टलाइजेशन क्यों की जाती है, क्रिस्टलाइजेशन जो है ये शेप ऑफ क्रिस्टल को भी मेंटेन करती है। बुक पर लिख लो, इट मेंटेन्स द शेप ऑफ क्रिस्टल, या यूं लिख लो, इट गिव्स अ शेप टू क्रिस्टल, इट गिव्स अ शेप ऑफ क्रिस्टल, या इट गिव्स द शेप टू अ क्रिस्टल। तो ये लाइन भी लिख लेना। क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टल को कैसे शेप देती है इस पर हम बात करेंगे थोड़ी देर तक, ठीक है, लेकिन ये लाइन अभी लिख लेना। जब आपसे पूछे व्हाई देयर इज अ नीड टू प्यूरिफाई द क्रूड प्रोडक्ट, तो आपने आंसर करना है जनरली
जनरली इन मोस्ट रिएक्शन बाय प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड विद आवर डिजायर्ड प्रोडक्ट, ठीक है। द बाय प्रोडक्ट इज जनरली वाटर और सम लिक्विड इन विच आवर प्रोडक्ट इज डिसॉल्व्ड, आवर प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ क्या कहते हैं, सोल्यूशन। तो आप बताओगे इन ऑर्डर टू प्यूरिफाई आवर प्रोडक्ट एंड टू गेट द क्लीन प्रोडक्ट, क्लीन एंड प्यूरिफाइड प्रोडक्ट, we apply the process of crystallization so that our solute gets separates from the solution. Moreover, दूसरा पॉइंट लिखोगे, ये पहला पॉइंट प्यूरिफाई वाला, दूसरा पॉइंट लिखोगे कि moreover crystallization gives a definite shape to a crystal। ये दो पॉइंट लिखोगे फिर आपको 2 नंबर मिलेंगे। जो दूसरी बात है, ये बुक में नहीं लिखी हुई, डेफिनाइट शेप वाली लिखी हुई है लेकिन थोड़ी आगे करके लिखी हुई है, तो इसको यहीं पर नोट कर लोगे ताकि जब शॉर्ट का आंसर लिखो तो दोनों बातें कर सको, ठीक है ना। अच्छा जी, तो ये काम तो हो गया ना। अच्छा, जनरली देखा जाता है ये जो रिएक्शंस करवाए जाते हैं, मैंने बताया किसी सॉल्वेंट में करवाए जाते हैं, तो ये जो चॉइस ऑफ सॉल्वेंट है, चॉइस ऑफ सॉल्वेंट नंबर 1, इसका जो पहला स्टेप है दैट इज चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, क्रिस्टलाइजेशन का 6 स्टेप्स हैं क्रिस्टलाइजेशन के। ये शॉर्ट में पूछता है कि राइट डाउन द 6 स्टेप्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो सबसे पहले आपने डेफिनेशन देनी है शॉर्ट में, फिर 6 स्टेप्स के नाम लिखने हैं। तो सबसे पहला स्टेप है चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। हम जनरली जो रिएक्शन करवाते हैं वो हम कैलकुलेटेड अंदाज में करवाते हैं, ठीक है, स्टाइकियोमेट्री उसकी देख करके करवाते हैं और हमारी नजर होती है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो हम जनरली कोशिश करते हैं जो हमारा बाय प्रोडक्ट बने, ठीक है, जिसके साथ मिलकर के हमारे प्रोडक्ट का सोल्यूशन बने, यानी जैसे यहां पर वाटर बन रहा है, तो हम देखते हैं कि कोई ऐसा सॉल्वेंट होना चाहिए जिससे हम क्रिस्टलाइजेशन कर भी सके, कोई ऐसा सॉल्वेंट ना हो जिसमें सोल्यूट को क्रिस्टलाइजेशन करना ही बहुत मुश्किल काम हो। तो इस बाय प्रोडक्ट की या इस सॉल्वेंट की कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जो क्रिस्टलाइजेशन के लिए जरूरी हैं। वो प्रॉपर्टीज क्या हैं, आइए देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी तो ये है, ये प्रॉपर्टी शॉर्ट में पूछता होता है। पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि ये जो हमारा सोल्यूट है ये हायर टेम्परेचर पर इसमें ज्यादा सॉल्युबल हो और लो टेम्परेचर पर कम सॉल्युबल हो। यानी जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएं, कंसंट्रेट हो जाए तो सारा डिसॉल्व रहे, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर कम करें, ठंडा करें, तो वो क्रिस्टल्स बना दे। तो ये प्रॉपर्टी इसमें होनी चाहिए, ठंडा करने पर क्रिस्टल्स बना दे और हाई टेम्परेचर पर जब कंसंट्रेट करें तो सारा जो हमारा सोल्यूट है वो उसमें अच्छे से डिसॉल्व रहे, ठीक है ना। तो सारा सोल्यूट हाई टेम्परेचर पर अच्छे से क्यों डिसॉल्व रहे, इसकी बात हम आगे थोड़ी देर तक करते हैं जब फिल्ट्रेशन का प्रोसेस पढ़ाऊंगा, क्योंकि हमें फिल्टर करने की जरूरत पड़ती है, तो तब समझ आ जाएगी कि सारा सोल्यूट इसमें अच्छे से क्यों डिसॉल्व रहना चाहिए। और ठंडा करने पर जो है उसमें सोल्यूट हमारा कम डिसॉल्व हो, यानी टेम्परेचर कम करने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाए, जिसकी वजह से क्रिस्टल बनकर के एक्सेस सोल्यूट बाहर आ जाए, ठीक है ना। तो आप लिखोगे कि बॉइलिंग पॉइंट पर ज्यादा सोल्यूट डिसॉल्व हो, बॉइलिंग पॉइंट पर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट पर सॉल्युबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, मोर सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए, और लो टेम्परेचर पर सॉल्युबिलिटी भी कम होनी चाहिए, लो सॉल्युबिलिटी, ठीक है। अच्छा, दूसरी जो प्रॉपर्टी है इसकी, ये सेफ टू यूज हो, सेफ टू यूज, ये डेंजरस ना हो, ठीक है। कोई एसिड वगैरह H2SO4 जैसी चीज नहीं होनी चाहिए कि H2SO4 में से आप चल पड़े हो क्रिस्टलाइजेशन करने के लिए तो थोड़ा सा हाथ पर गिरेगा तो हाथ जल जाएगा, समझ आइए ना। या HCl में से आप क्रिस्टलाइजेशन करने चल पड़े हो तो ये मुश्किल आपका सामना होगा। ये नाइट्रिक एसिड में से चल पड़े हो क्रिस्टलाइजेशन करने तो ये डेंजरस हो सकते हैं। अच्छा, तो डेंजरस नहीं होना चाहिए। नंबर 3 जो है, ये जो है सॉल्वेंट जो है हमारा, जो बाय प्रोडक्ट यहां पर बन रहा है, ये जो सॉल्वेंट है हमारा, ये क्या हो, ये इस सोल्यूट को जो है ज्यादा अच्छे से डिसॉल्व करे, ये इस सोल्यूट को ज्यादा अच्छे से डिसॉल्व करे। मिसाल के तौर पर अगर यही रिएक्शन ZNO की बजाय मैं जिंक के सल्फेट से बनाता, ठीक है, जिंक के सल्फेट के साथ एसिड का रिएक्शन करके मैं जो है जिंक का सॉल्ट बनाने की कोशिश करता या HCl के साथ बनाने की कोशिश करता, या साथ में ऐसा रिएक्शन करवा लेता जिसमें जिंक सल्फेट के साथ कोई और बाय प्रोडक्ट बन रही है, कोई ऐसा रिएक्शन करवा लूं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे कोई और प्रोडक्ट, चलो मान लो KMNO4 बन रहा है, ठीक है, कोई ऐसा रिएक्शन करवा दिया है जिसमें जिंक सल्फेट के साथ KMNO4 बन रहा है। तो अब हमें सोचना यह चाहिए कि यहाँ पर ये वाला जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है ना, ये हमारी इंप्योरिटी को कम डिसॉल्व करे, जबकि जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है, जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है, इसे ज्यादा डिसॉल्व करे। यानी जिंक सल्फेट जो है वो वाटर में ज्यादा सॉल्युबल रहे, जिंक सल्फेट जो है हमारा वो वाटर में ज्यादा सॉल्युबल रहे, जबकि जो बाकी इंप्योरिटीज हैं, इधर उधर की चीजें हैं, वो पानी में सॉल्युबल ना हो, ठीक है। या जो हमारे सॉल्वेंट है, कोई भी सॉल्वेंट, हमेशा पानी नहीं लेते और सॉल्वेंट भी ले लेते होते हैं, तो जो हमारा सॉल्वेंट है उसमें जो हमारा प्रोडक्ट है वो ज्यादा सॉल्युबल रहे, ठीक है ना। ताकि ज्यादा सॉल्युबल रहेगा तो उसी की क्रिस्टलाइजेशन हो, ठीक है। तो ये सॉल्युबल रहेगा तो जो इंप्योरिटीज होंगी उनको फिल्टर करके अलग कर लेंगे क्योंकि वो इनसॉल्युबल होंगी।
तो फिल्टर करके जब अलग कर लेंगे फिर इसी की क्रिस्टलाइजेशन करते रहेंगे। समझ आइए? तो जो हमारा सोल्यूट है इट शुड डिसॉल्व सोल्यूट, ये हमारे सोल्यूट को या प्रोडक्ट को ही डिसॉल्व करे, नॉट इंप्योरिटीज, इंप्योरिटीज को डिसॉल्व ना करे। ठीक है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, पूछता है कि व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सॉल्वेंट, आइडियल सॉल्वेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अच्छा, इसी तरीके से जो हमारा ये है सॉल्वेंट है, जब इसको कंसंट्रेट करके इसके सोल्यूशन को कंसंट्रेट करके क्रिस्टल्स बनाने की कोशिश की जाए तो बढ़िया से अच्छे वाले क्रिस्टल्स बनाए। ठीक है, टेढ़े मेढ़े गंदे से क्रिस्टल्स ना बनाए, अच्छे क्रिस्टल्स बनाए। तो इट शुड फॉर्म गुड शेप क्रिस्टल्स, इट शुड फॉर्म गुड क्रिस्टल्स, अच्छे क्रिस्टल्स बनाए। ठीक है, और इन क्रिस्टल्स में जो इंप्योरिटीज हैं वो शामिल ना हो। ठीक है, इन क्रिस्टल्स में इंप्योरिटीज शामिल ना हो, क्योंकि वो सॉल्वेंट चुनेंगे जिसमें सोल्यूट ही सॉल्युबल रहे, इंप्योरिटीज सॉल्युबल ना हो, ताकि इंप्योरिटीज को जो है फिल्टर करके अलग कर लिया जाए, ताकि जब क्रिस्टलाइजेशन करें तो उसमें बढ़िया से क्रिस्टल्स बने और इंप्योरिटीज उसमें शामिल ना हो। ठीक है, बढ़िया क्रिस्टल बनने का एक और मतलब भी है, मिसाल के तौर पर जब जिंक सल्फेट को हम क्रिस्टलाइज कर रहे हैं तो इसमें पानी ऐड ना हो, सिर्फ और सिर्फ जिंक सल्फेट ही रहे। यानी मिसाल के तौर पर जब ऐसे क्रिस्टल बनता है तो अंदर कोई ना कोई वाटर मॉलिक्यूल या कोई और जो सॉल्वेंट हम यूज कर रहे हैं वो ट्रैप नहीं होना चाहिए, प्योर एक अच्छा सा क्रिस्टल बनना चाहिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा सोल्यूट हो। ठीक है, जो हम एग्जांपल अभी फिलहाल जिंक सल्फेट की ले रहे हैं वो होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा इट शुड बी चीप, सस्ता होना चाहिए, इट शुड बी चीप, सस्ता होना चाहिए, ज्यादा महंगा ना हो। ठीक है ना, पता लगे हमारे जो सोल्यूट है या प्रोडक्ट है उससे महंगा तो हमारा सॉल्वेंट है। ठीक है, तो हम तो सॉल्वेंट तो जाया करते जा रहे हैं, क्योंकि कंसंट्रेट कर रहे हैं, इवेपोरेट कर रहे हैं, तो वो जाया हो रहा है, तो खर्चा ज्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिकल प्रोसेस होना चाहिए। अच्छा जी, इसके अलावा बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, सेफ टू यूज हो, गुड क्रिस्टल्स बनाए, इनएक्सपेंसिव होना चाहिए, इट शुड बी इनएक्सपेंसिव। ठीक है, यानी चीप हो, सस्ता हो, चीप हो। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मेरे ख्याल से रह गई है, जहन से स्किप हो गई, देख करके बता देते हैं कौन सी रह गई। हाँ, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी कि ये जो हमारा सॉल्वेंट है ये सोल्यूट के साथ आगे रिएक्ट ना करे। मिसाल के तौर पर जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन होते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है उसके साथ पानी भी बन जाता है। ठीक है, तो जो पानी है वो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके उसको डिकम्पोज कर देता है, उसकी हाइड्रोलिसिस कर देता है। तो इट शुड नॉट रिएक्ट विद सोल्यूट। ठीक है, नॉट रिएक्ट विद सोल्यूट, सोल्यूट के साथ आगे रिएक्ट ना करे, नॉट रिएक्ट विद सोल्यूट, सोल्यूट के साथ आगे रिएक्ट ना करे। तो ये प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए। तो हम देख लेते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हम ऐसा रिएक्शन लेते हैं जिसमें पानी ना बने, इसमें कोई और जो है सॉल्वेंट बन जाए, कोई और बाय प्रोडक्ट बन जाए, जैसे एथेनॉल बन जाए, ये ईथर बन जाए जो उसके साथ रिएक्ट ना करे। ठीक है, और उसे आगे डिकम्पोज ना करे। समझ आइए ना बात की। तो ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट पर ज्यादा सॉल्युबिलिटी हो, लो टेम्परेचर पर लो सॉल्युबिलिटी हो, ताकि क्रिस्टल्स बन जाए। सेफ टू यूज हो, ठीक है, और रिमूव करना उसे आसान हो, इजीली रिमूवेबल हो। ठीक है, इजीली रिमूवेबल हो। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन का अमल उससे करना आसान हो। इट शुड नॉट डिसॉल्व इंप्योरिटीज, इट शुड ओनली डिसॉल्व सोल्यूट, सिर्फ सोल्यूट को डिसॉल्व करे। ठीक है, इंप्योरिटीज को जो है वो डिसॉल्व ना करे, ताकि इंप्योरिटीज को फिल्टर करके अलग किया जा सके और अच्छे क्रिस्टल बनाए, ठंडे करने पर अच्छे क्रिस्टल बनाए, उसके अंदर सॉल्वेंट ट्रैप ना हो, इनएक्सपेंसिव हो, सस्ता हो, रिएक्ट ना करे, सोल्यूट के साथ केमिकली रिएक्ट ना करे। ठीक है ना। अच्छा, तो जनरली जो है हम जो सॉल्वेंट्स लेते हैं उनके नाम इधर लिख दिए जाएं, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है बोर्ड में, पूछेगा कि बताओ कि कौन कौन से सॉल्वेंट जो है वो जनरली यूज किए जाते हैं। तो उनमें जनरली वाटर यूज कर लिया जाता है, वाटर। ठीक है, एथेनॉल यूज कर लिया जाता है, एथेनॉल। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट नाम पूछ लेगा। प्रॉपर्टीज अगर पूछे ना आइडियल सॉल्वेंट की, तब भी नाम लिखना है आपने। ठीक है ना। हाँ, एग्जांपल्स दोगे ना नाम लिख करके। एथेनॉल दो तरह का होता है, 95% एथेनॉल भी यूज कर सकते हैं और 100% प्योर एथेनॉल भी सॉल्वेंट के तौर पर यूज कर सकते हैं। 95% एथेनॉल का मतलब इसमें पानी मिला रहेगा। 95% एथेनॉल का एक और नाम है रेक्टिफाइड स्पिरिट। रेक्टिफाइड स्पिरिट। ये एमसीक्यूज में पूछ देता होता है कि रेक्टिफाइड स्पिरिट इज, तो आप बताओगे 95% एथेनॉल। और 100% एथेनॉल है, इसको एब्सोल्यूट अल्कोहल बोलते हैं। एब्सोल्यूट अल्कोहल मतलब मुकम्मल अल्कोहल।
ठीक है। इसी तरीके से ईथर का इस्तेमाल कर सकते हैं, डाईइथाइल ईथर, डाईइथाइल ईथर। इसी तरीके से पेट्रोलियम ईथर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 10th में आपने पेट्रोल के काफी सारे फ्रैक्शंस पढ़े होंगे, जिनमें पेट्रोलियम ईथर, पेट्रोलियम गैस, गैसोलीन, केरोसिन ऑयल, ये सब चीजें होती हैं। तो उनमें से पेट्रोलियम ईथर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके आपने यूजेस पढ़े होंगे लेबोरेटरी में सॉल्वेंट के लिए, और वो जो ड्राई क्लीनिंग होती है, क्या करते हैं वो कपड़ों की करते हैं, पता नहीं ड्राई क्लीन करते हैं कपड़े, हाँ, तो उनमें भी इस्तेमाल होता है ये पेट्रोलियम ईथर, और लेबोरेटरी में सॉल्वेंट के तौर पर भी, ऐसे क्रिस्टलाइजेशन करने के लिए भी। अच्छा, इसके अलावा जो है आप एसीटोन का इस्तेमाल कर सकते हो, इसके अलावा क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए CCl4 का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपका बनने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर से रिएक्ट कर रहा है केमिकली, तो फिर आप ऐसा रिएक्शन चूज कर सकते हो जिसमें CCl4 बने, तो ताकि CCl4 से वो रिएक्ट ना करे। CCl4 एक इनर्ट सॉल्वेंट है, और फिर आप उसमें से उसको क्रिस्टलाइज कर लो, समझ आइए ना। तो ये साथ साथ ये प्रॉपर्टीज भी हो गई, और ये नाम भी हो गए कुछ, ठीक है ना। ये नाम याद रखने हैं, प्रॉपर्टीज अच्छे से याद रहनी चाहिए, ठीक है। मेरी तरह ना हो कि 5 याद रह गई, 1 भूल गई, तो आखिरी वाली जनरली भूल जाती है कि इट शुड नॉट केमिकली रिएक्ट विद सल्यूट, सल्यूट के साथ केमिकली ये रिएक्ट ना करे, ठीक है। तो ये 6 प्रॉपर्टीज ये अच्छे से आनी चाहिए। अच्छा, अब क्रिस्टलाइजेशन के कुछ स्टेप्स हैं, वो देख लेते हैं। आइए क्रिस्टलाइजेशन के स्टेप्स देख लिए जाए। क्रिस्टलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो 6 स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप तो यही है कि चॉइस ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। सबसे पहला स्टेप यही है कि जब आप रिएक्शन कर रहे हो, अपना प्रोडक्ट बना रहे हो, तो आप पहले ही हिसाब किताब लगा लो इसके साथ जो इसका जो सोल्यूशन बनेगा वो किस सॉल्वेंट में बनने वाला है, यानी इसके साथ बनने वाली बाय प्रोडक्ट कैसी है, ठीक है। तो पहला स्टेप तो हमने देख लिया, कौन सा है, चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, चॉइस ऑफ सॉल्वेंट ये हमने देख लिया। तो सॉल्वेंट हमने अच्छा सा चूज कर लिया, मानो वाटर ही चूज कर लिया। 1 मिनट, इसको मिटा दें अच्छे से। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो अपना है चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट आपने वो चूज करना है जिसमें सोल्यूट डिसॉल्व रहे और इंप्योरिटीज डिसॉल्व ना हो, इंप्योरिटीज डिसॉल्व ना हो, ठीक है। इंप्योरिटीज डिसॉल्व नहीं होंगी तो आप क्या करोगे, उसकी फिल्ट्रेशन कर लोगे, इंप्योरिटीज की फिल्ट्रेशन कर लोगे, ठीक है। फिल्ट्रेशन करने से पहले आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी बनाना पड़ेगा ना। दूसरा स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। मानो आपकी जो प्रोडक्ट है वो आपके पास आ गई रिएक्शन के बाद, ये मान लेते हैं कि यहां पर जिंक सल्फेट प्लस वाटर आ गया है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हीट अप कर लेंगे, ठीक है। इसको कंसंट्रेटेड कर लेंगे, कंसंट्रेट बना लेंगे, और हमारे जो इंप्योरिटीज हैं, हमने सॉल्वेंट ऐसा ले रखा है वाटर जिसमें इंप्योरिटीज डिसॉल्व नहीं हो रही, इधर उधर की चीजें डिसॉल्व नहीं हो रही, सिर्फ जिंक सल्फेट ही डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है ना, सिर्फ जिंक सल्फेट ही डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको गाढ़ा कर लेंगे, ठीक है। जनरली होता यह है कि सारा का सारा जो सोल्यूट है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं रहता, तो इसके अंदर जो थोड़ा बहुत अगर जिंक सल्फेट इनसॉल्युबल फॉर्म में है तो गर्म करने पर वो भी सारा जो है वाटर में डिसॉल्व हो जाए, वो भी सारा वाटर में डिसॉल्व हो जाए और अच्छे से जिंक सल्फेट मिक्सअप हो जाए। जबकि इंप्योरिटीज हैं वो तो मिक्स होंगी नहीं, क्योंकि हम सॉल्वेंट ऐसे लिए खड़े हैं कि जिसमें इंप्योरिटीज मिक्स ना हो, ठीक है ना, ठीक है। या हो भी तो बहुत कम हो, हम बस ये मान करके चल रहे हैं कि इसमें मिक्स नहीं होंगी, इंप्योरिटीज मिक्स नहीं होंगी। जिंक सल्फेट हीट करने पर, कंसंट्रेट करने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर अच्छा खासा अंदर मिक्स हो जाएगा, सारा का सारा जब मिक्स हो जाएगा तो इसका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मान बन गया, ये जिंक सल्फेट का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बन गया, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। ये इस तरीके से हमने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन तैयार कर लिया ताकि सारा का सारा जिंक सल्फेट वाटर में डिसॉल्व हो जाए, ठीक है। जबकि जो इंप्योरिटीज है वो यहीं पर ऐसे ही मौजूद रहे, ये इंप्योरिटीज मौजूद रहे, ठीक है, इंप्योरिटीज डिसॉल्व ना हो। तीसरा स्टेप जो है वो इंप्योरिटीज की फिल्ट्रेशन है, फिल्ट्रेशन। इन इंप्योरिटीज को फिल्टर करके अलग कर लो, ठीक है, इन इंप्योरिटीज को फिल्टर करके अलग कर लो। तो देखो हम क्या करते हैं, वही काम करते हैं, यहां पर ऐसे वो लगाते हैं, फनल लगाते हैं, फनल में यहां पर अपना फिल्टर पेपर पड़ा हुआ है, 3 फोल्ड एक तरफ है, 1 फोल्ड लेंथ एक तरफ है, ठीक है, 1 फोल्ड एक तरफ है, 3 फोल्ड इस तरफ है, और ये जो इसकी टिप है ये बीकर तक नीचे जा रही है, और इसको अलोंग द साइड ऑफ वॉल रखा हुआ है ताकि स्प्लैशिंग से भी अवॉइड किया जा सके। जो बातें पिछली क्लास में पढ़ाई थी वही रिपीट कर रहा हूं फिल्ट्रेशन की, ठीक है ना। हाँ, तो ये जो है ये यहां पर ऐसे डाल दिया जाएगा, जो इंप्योरिटीज है वो यहीं पर पड़ी रहेंगी ऐसे, ठीक है। जबकि जो अपना जिंक सल्फेट का अच्छे से सोल्यूशन बना हुआ है, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, वो यहां पर आ जाएगा,
ठीक है, यहां पर आ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम फिल्ट्रेशन करके इंप्योरिटीज को अलग कर लेते हैं, फिल्ट्रेशन करके इंप्योरिटीज को अलग कर लेते हैं। ठीक है, इसका एक फायदा भी होता है कि प्रीमैच्योर क्रिस्टलाइजेशन नहीं होती, प्रीमैच्योर क्रिस्टलाइजेशन नहीं होती। अगर हम ठंडा करके फिल्ट्रेशन करेंगे तो होगा क्या कि ठंडा जब होगा तो जिंक सल्फेट कुछ ना कुछ बीच में क्रिस्टल्स बन जाएंगे, तो हमारी प्रोडक्ट जो है वो जाया हो सकती है, हमारी प्रोडक्ट जाया हो सकती है। तो अगर गरम गरम सॉल्यूशन को फिल्टर करेंगे तो प्रीमैच्योर क्रिस्टलाइजेशन से अवॉइड किया जा सकता है, क्योंकि ठंडा होकर के उसने क्रिस्टल्स ही बनाने और तो कुछ नहीं बनाना ना, तो उन क्रिस्टल्स में हो सकता है कुछ इंप्योरिटीज भी ऐड हो जाएं, तो फिर हमारे लिए वो नुकसान का बाइस है। तो गर्मा गर्म सॉल्यूशन को लेकर के उसी को ही फिल्टर कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा जनरली जो है हम फिल्टर पेपर का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, क्योंकि ये सॉल्यूशन गर्म होता है, तो और फिल्टर पेपर के जो फाइबर्स होते हैं वो इसमें ऐड हो सकते हैं गर्म सॉल्यूशन में। तो इसके लिए हम फिर गूज क्रूसिबल का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, गूज क्रूसिबल का, ठीक है, गूज क्रूसिबल का या सिंटर्ड गिलास क्रूसिबल का, इनका जनरली इस्तेमाल कर लेते हैं, सिंटर्ड गिलास क्रूसिबल का। इन पर एस्बेस्टोस मैट लगा करके हॉट सॉल्यूशन की फिल्ट्रेशन भी हम कर सकते हैं, बताया था पिछले क्लास में, तो इनका इस्तेमाल करते हैं। तो गरम सॉल्यूशन को फिल्टर करने का फायदा यह है कि इसमें प्रीमैच्योर क्रिस्टलाइजेशन नहीं होती। तो बाय नेम आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा कि हाउ प्रीमैच्योर क्रिस्टलाइजेशन इज अवॉइडेड, ठीक है, ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन। तो आप ये बातें आप इसको करोगे, ठीक है, ये बातें आपको इसको करोगे। ठीक है, मानो इस सॉल्यूशन को क्रिस्टल फिल्टर करके आपने अलग कर लिया, इंप्योरिटीज ऊपर रह गई, और यहां पर ये जो हमें मिला ये प्योर जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है। ठीक है, अब आप इसको अलाउ करोगे कि ठंडा हो जाए, फिल्टर पेपर यूज नहीं करना तो गूज क्रूसिबल या सिंटर्ड गिलास क्रूसिबल का इस्तेमाल कर लो। अच्छा, फिर आप इसको अलाउ करोगे कि ये अभी ठंडा हो जाए, ये अब ठंडा हो जाए, तो इस सॉल्यूशन को जब अलाउ करोगे ठंडा हो जाए तो इसमें क्रिस्टल्स बनने लग जाएंगे, ये जिंक सल्फेट के क्रिस्टल बनने लग जाएंगे। ठीक है, जिंक सल्फेट के क्रिस्टल्स बनने लग जाएंगे। तो यहां पर चौथी हेडिंग होगी फॉर्मेशन, क्या कहते हैं, कूलिंग, ठंडा करना, कूलिंग। ठीक है, फिल्टर करने के बाद आप उस सॉल्यूशन को कूल करोगे, ठंडा करोगे ताकि यहां पर क्रिस्टल बन जाए। अच्छा, कूलिंग जो है तीन तरीके से की जा सकती है, फास्ट कूलिंग, मॉडरेट कूलिंग और स्लो कूलिंग। ठीक है, स्लो कूलिंग का दूसरा नाम अनीलिंग भी होता है। चैप्टर 4 में फिल इन द ब्लैंक है कि स्लो कूलिंग इज कॉल्ड अनीलिंग। साइज क्रिस्टल बनते हैं, ठीक है, स्मॉल साइज क्रिस्टल्स, स्मॉल साइज क्रिस्टल्स। अच्छा, स्लो कूलिंग से होता है क्या है कि लार्ज साइज क्रिस्टल्स बनते हैं, लार्ज साइज क्रिस्टल्स। और मॉडरेट कूलिंग से क्या होता है कि मीडियम साइज क्रिस्टल्स बनते हैं। ठीक है, स्मॉल साइज क्रिस्टल्स होते हैं, ये इरेगुलर शेप होते हैं। ठीक है, यानी अगर आप जल्दी से ठंडा कर दोगे तो इरेगुलर शेप क्रिस्टल्स बनेंगे, इरेगुलर शेप क्रिस्टल्स। तो हमें क्रिस्टलाइजेशन का एक फायदा ये होता है कि उससे हम क्रिस्टल की शेप को जो है मेंटेन कर सकते हैं, बढ़िया से क्रिस्टल ऑब्टेन करना होता है। ठीक है, ये हमारी रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर हम फास्ट कूलिंग करेंगे तो इरेगुलर शेप स्मॉल साइज क्रिस्टल बनेंगे, तो फास्ट कूलिंग प्रेफर नहीं की जाती। लार्ज साइज क्रिस्टल बनाएंगे स्लो कूलिंग करके, तो क्या होगा, लार्ज साइज अगर क्रिस्टल बनेगा तो मतलब काफी देर तक क्रिस्टलाइजेशन चलती रहेगी। तो जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं, हो सकता है कि कोई सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इसमें जाकर के इंट्रैप हो जाए, अंदर रह जाए, तो हमारी जो प्रोडक्ट है वो इम्प्योर हो सकती है, हमारी प्रोडक्ट इम्प्योर हो सकती है, या हमारा जो क्रिस्टल है वो इम्प्योर हो सकता है। तो स्लो कूलिंग भी प्रेफर नहीं की जाती। तो प्रेफर क्या की जाती है, मॉडरेट कूलिंग, ताकि मीडियम साइज क्रिस्टल बने, जिनकी ज्योमेट्री भी अच्छी हो, जिनकी शेप भी अच्छी हो, और जिनमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल भी इंटरैक्ट न हुए हों। समझ आइए? तो आपसे बाय नेम शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा व्हाई मॉडरेट कूलिंग इज प्रेफर्ड, तो आप बताओगे कि फास्ट कूलिंग से स्मॉल साइज इरेगुलर शेप क्रिस्टल्स बनते हैं। ये बात आपकी बुक में नहीं लिखी हुई फास्ट कूलिंग वाली, तो फास्ट कूलिंग वाली बात ऐड कर लो, चैप्टर 4 में लिखी हुई है उधर, ठीक है ना। तो आप बताओगे कि फास्ट कूलिंग से ना स्मॉल साइज क्रिस्टल बनते हैं जो इरेगुलर शेप होते हैं, स्लो कूलिंग से लार्ज साइज क्रिस्टल बनते हैं जिनमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इंट्रैप हो सकते हैं। तो इसलिए मॉडरेट कूलिंग प्रेफर की जाती है ताकि मीडियम साइज क्रिस्टल बने, ताकि मीडियम साइज क्रिस्टल बने, ठीक है, और उनकी ज्योमेट्री अच्छी हो। ठीक है, तो ये पूछा जाएगा, या यूं पूछा जाएगा कि हाउ क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड बाय मॉडरेट कूलिंग, यूं पूछ लेगा। तो आपने तीनों बातें करनी है, ठीक है ना, कोई बात मिस नहीं करनी। अच्छा, पांचवी बात, कूलिंग के बाद कलेक्टिंग द क्रिस्टल्स, कलेक्टिंग द क्रिस्टल्स, ठीक है, कलेक्टिंग द क्रिस्टल्स। अच्छा, कलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, जब यहां पर क्रिस्टल्स बन गए तो दोबारा से फिल्ट्रेशन का प्रोसेस, दोबारा से फिल्ट्रेशन का प्रोसेस, ठीक है, यहां 3 फोल्ड फिल्टर पेपर के इस तरफ, 1 फोल्ड फिल्टर पेपर का उस तरफ, इसको उठा करके इसमें डाल देंगे,
इसको उठा करके इसमें डाल देंगे, यहां पर बीकर रखेंगे, बीकर ऐसे रखेंगे कि नीचे तक जाए और वॉल के साथ लगा हुआ हो ताकि स्प्लैशिंग ना हो। ठीक है, ये मैंने बताया था पिछले क्लास में, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ स्प्लैशिंग इज अवॉइडेड। इसमें ये सोल्यूशन डाल देंगे, जो क्रिस्टल्स होंगे वो यहाँ पर ऊपर रह जाएंगे, जबकि जो सोल्यूशन होगा, वाटर होगा या जो सॉल्वेंट होगा वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको सोल्यूशन बोलेंगे। सोल्यूशन इसको इसीलिए बोलेंगे क्योंकि जनरली एक ही बार में जब क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो सारा हमारा जो सोल्यूट, जो हम जिंक सल्फेट ले रहे हैं, वो एक ही बार में सारा क्रिस्टलाइज नहीं होगा, कुछ ना कुछ अंदर रह जाएगा। तो ये जो नीचे इधर आता है ना, इसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट। और जिसकी फिल्ट्रेशन की जाती है इसे बोलते हैं मदर लिक्वर। क्या बोलते हैं? मदर लिक्वर। तो मदर लिक्वर को उठा करके, मदर लिक्वर वो सोल्यूशन जिसमें क्रिस्टल्स बने, उसको उठा करके फिल्ट्रेशन की जाती है, क्रिस्टल्स यहां पर रह जाते हैं, फिल्ट्रेट नीचे चला जाता है। ठीक है, अच्छा ये जो क्रिस्टल्स हैं इनका एक नाम होता है फिल्टर केक बोलते हैं इनको, फिल्टर केक। फिल्टर केक। ठीक है, तो आपसे अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन कभी कभार पूछ देता है, बहुत कम पूछता है कि व्हाट इज मदर लिक्वर, व्हाट इज फिल्टर केक। तो आप बताओगे द सोल्यूशन इन विच क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड मदर लिक्वर। ये डेफिनेशन आपकी बुक में नहीं है, लिख लो, बुक पर नोट कर लो। द सोल्यूशन इन विच क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड मदर लिक्वर। द क्रिस्टल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द मदर लिक्वर बाय फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिल्ट्रेशन कैन बी डन बाय फिल्टर पेपर, गूज क्रूसिबल और सिंटर्ड गिलास क्रूसिबल। अच्छा, और फिल्टर केक आप बताओगे द क्रिस्टल्स विच आर सेपरेटेड फ्रॉम द मदर लिक्वर आफ्टर फिल्ट्रेशन आर कॉल्ड एज फिल्टर केक। ठीक है, ये जो फिल्टर केक हमारा बना है इसको हम फिर ड्राई करते हैं। ठीक है, अगला जो स्टेप होता है वो होता है ड्राइंग द क्रिस्टल्स। छठा स्टेप, ड्राइंग द क्रिस्टल्स। ड्राइंग द क्रिस्टल्स। ठीक है, तो यहां पर ये जो हमारे क्रिस्टल्स बने हैं ना, जनरली क्या होता है इन पर भी थोड़ा थोड़ा मॉलिक्यूल्स सॉल्वेंट के या वाटर के चिपके रह जाते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि सोल्यूट जो था वो वाटर में डिसॉल्व था और सोल्यूट और वाटर के बीच में या सॉल्वेंट के बीच में कुछ ना कुछ अफिनिटी थी, लव था, मोहब्बत थी, तो कुछ ना कुछ जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो ऊपर रह जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, बिल्कुल आहिस्ता से क्रिस्टल्स को ना फिल्टर पेपर में प्रेस करते हैं, हल्का सा दबाते हैं, ज्यादा नहीं, कि ज्यादा दबाने से क्या होगा कि हमारे जो क्रिस्टल्स हैं वो टूट सकते हैं, पाउडर चूरा चूरा हो सकते हैं। ठीक है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता दबाते हैं। या हम क्या करते हैं, कॉर्क ले लेते हैं। कॉर्क आप समझते होंगे कि डेड प्लांट टिश्यू होता है, ठीक है, और थोड़ा सॉफ्ट सा ही होता है, तो उसकी मदद से इसको थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करते हैं, हल्का सा इसको प्रेस करते हैं, ताकि जो सॉल्वेंट है जो इस पर थोड़ा थोड़ा कहीं लगा रह गया है वो उतर जाए। ठीक है, या जनरली ऐसा होता है कि ये जो क्रिस्टल जो बन रहा होता है, ये जो क्रिस्टल बन रहा होता है, इस पर जो आखिर में ऊपर जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आकर के चिपके होते हैं, ठीक है, इसमें आकर के मिलते हैं, ऊपर आकर के जो लगते हैं वो सही से बिल्कुल अटैच नहीं हुए होते, उनकी अफिनिटी बिल्कुल अच्छे से नहीं हुई होती। तो हम क्या करते हैं, इसको ना थोड़ा सा वॉश भी कर लेते हैं कभी कभार, हमेशा नहीं, कभी कभार। अगर हम देखते हैं कि हमारा क्रिस्टल जो है उसकी जो सरफेस है वो बिल्कुल स्मूथ नहीं है, तो हम उस पर थोड़ा सा सॉल्वेंट डाल देते हैं। ये जैसे इस केस में पानी है तो थोड़ा सा पानी डाल देंगे, तो होगा क्या कि जो सोल्यूट मॉलिक्यूल्स जो बिल्कुल अच्छे से नहीं डिपॉजिट हुए हुए वो उस वाटर के साथ बह जाएंगे, और फिर हम दोबारा जो है इनको ड्राई कर लेंगे, ठीक है, ताकि हमारे जो अच्छे से जो है ना वेल डिपॉजिट क्रिस्टल्स हमें मिले। ठीक है ना, तो ये है ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल्स। ठीक है, या एक और तरीके से भी ड्राई किया जा सकता है, वो ही बताते हैं। तो आपसे बाय नेम शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा, हाउ आर क्रिस्टल्स ड्राइड विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर। तो आप बताओगे फोल्ड्स ऑफ फिल्टर पेपर के दरमियान में उनको आहिस्ता से प्रेस करते हैं, ज्यादा प्रेस नहीं करते कि कहीं टूट ना जाए, कभी कभार जो है इनको वॉश भी कर लिया जाता है। तो ये बातें आप करोगे। अच्छा, अगर फिल्टर पेपर में अगर हमारे क्रिस्टल बनने वाले क्रिस्टल काफी ज्यादा नाजुक हैं तो हम क्या इनको प्रेस नहीं कर सकते, प्रेस करके इनको ड्राई नहीं किया जा सकता, तो हम क्या करते हैं, इनको ओवन में ड्राई कर लेते हैं, इनको उठा करके ओवन में रख देते हैं, हीट कर लेते हैं, तो इन पर जो सॉल्वेंट थोड़ा थोड़ा लगा होता है वो इवेपोरेट हो जाता है। तो सॉलिड तो इतना अच्छा इवेपोरेट नहीं होता ना, जो सॉल्वेंट लिक्विड थोड़ा थोड़ा लगा होता है वो इवेपोरेट हो जाता है। अच्छा, सॉलिड में इवेपोरेट करने का भी नुकसान है। जनरली जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं तो ओवन में हीट करने पर वो डिकम्पोज हो जाते हैं, तो ओवन में डिकम्पोज, जैसे मिसाल के तौर पर 100 डिग्री सेल्सियस पर कंपाउंड्स डिकम्पोज हो जाते हैं, काफी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर हमारा कंपाउंड डिकम्पोज ना हो तब हम इसको ओवन में यूज कर लेते हैं। अगर डिकम्पोज होता है तो फिर हम इसको वैक्यूम डेसिकेटर में इसको ड्राई करते हैं। वैक्यूम डेसिकेटर भी बेसिकली एक कंटेनर ही होता है, ठीक है, इसमें हम अपना कंपाउंड जो है किसी वॉच गिलास पर रख देते हैं। मानो ये अपना क्रिस्टल्स जो है हमने इधर रख दिए, ये क्रिस्टल्स हमने रख दिए, और इन क्रिस्टल्स के साथ नीचे कोई ड्राइंग एजेंट रख देते हैं। यहां पर हम कोई
यहां पर कोई हम ड्राइंग एजेंट रख देते हैं, ड्राइंग एजेंट, सॉलिड ड्राइंग एजेंट। लिक्विड ड्राइंग एजेंट नहीं रखते, क्योंकि लिक्विड ड्राइंग एजेंट रहेगा तो उसके वेपर्स उड़ने लग जाएंगे, इवेपोरेट होने लग जाएंगे और वो इन क्रिस्टल्स के साथ मिलने लग जाएंगे, ठीक है ना। तो कोई सॉलिड ड्राइंग एजेंट रख देते हैं। इन ड्राइंग एजेंट्स में जनरली सिलिका जेल होती है, सिलिका जेल। सिलिका जेल जो है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड की एमोर्फस फॉर्म होती है। SiO2 तो क्रिस्टलाइन होता है ना, तो इसकी एमोर्फस फॉर्म को सिलिका जेल बोलते हैं। या P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिलिका जेल या फास्फोरस पेंटाऑक्साइड या CaCl2 का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये MCQ भी पूछता है कि राइट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्राइंग एजेंट। तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन इनमें से किसी का होगा। या यूं पूछ देता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्राइंग एजेंट। 3 ऑप्शन ये होंगे, चौथा ऑप्शन कोई और, जनरली NaCl दे देता है। तो NaCl ड्राइंग एजेंट नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से ड्राइंग एजेंट यूज होते हैं। तो आपसे सवाल पूछेगा कि हाउ ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल्स इज डन इन अ वैक्यूम डेसिकेटर। वैक्यूम डेसिकेटर में किस तरह से क्रिस्टल्स को ड्राई किया जाता है। तो आप बताओगे ड्राइंग एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है। और वैक्यूम डेसिकेटर में उन्हीं को ड्राई किया जाता है जो ओवन में या तो डिकम्पोज हो जाते हैं या जिनको फिल्टर पेपर में प्रेस करना काफी मुश्किल होता है, जिनके क्रिस्टल्स नाजुक होते हैं, प्रेस करने पर टूट सकते हैं। तो ये बातें आप करोगे, ठीक है ना। अच्छा, 7वां जो नीड बेस्ड स्टेप है, बिल्कुल ठीक है, कभी होता है कभी नहीं करना पड़ता, वो है डीकलराइजेशन ऑफ अनडिजायरेबल कलर। डीकलराइजेशन ऑफ अनडिजायरेबल कलर्स, अनडिजायरेबल कलर्स। अच्छा, जैसे मिसाल के तौर पर हमें जो है जिंक सल्फेट का सोल्यूशन मिला था। तो जिंक सल्फेट का जो सोल्यूशन होता है हमें पहले से पता होता है इसका कलर क्या होगा। मैं बता देता हूं, इसका जो कलर होता है वो प्योर व्हाइट कलर, व्हाइट नहीं कलरलेस होता है ये सोल्यूशन, ठीक है। व्हाइट कहना मुनासिब नहीं होगा, व्हाइट तो नजर आता है ना। जिंक सल्फेट का जो सोल्यूशन होता है ये कलरलेस होता है, कलरलेस सोल्यूशन होता है, ठीक है। व्हाइट तो ये है ना, जैसे ये बोर्ड है, ये मार्कर है, ये व्हाइट है थोड़ा सा, तो ये तो दिखाई पड़ रहा है ना, तो ये कलरलेस सोल्यूशन होता है। जिंक के जो कंपाउंड होते हैं वो जनरली कलरलेस होते हैं, तो ये कलरलेस सोल्यूशन होता है। अगर हम देखें कि इसमें मानो कोई थोड़ा बहुत कलर आ रहा है, तो इसका मतलब कोई ना कोई इंप्योरिटी इस सोल्यूशन में शामिल है। जिंक सल्फेट के अलावा कुछ और भी शामिल है। मानो थोड़ा सा पर्पल कलर आ गया, तो मतलब कोई और पर्पल कलर का कंपाउंड इसमें मौजूद है। तो हम इस अनडिजायरेबल कलर को यहां से रिमूव करते हैं, ठीक है। फिल्ट्रेशन का प्रोसेस, क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले ही इसको हम रिमूव कर लेते हैं, इसको हम रिमूव कर लेते हैं। इसको जो रिमूव करने का तरीका है वो मैं बता देता हूं कैसे रिमूव करते हैं, ठीक है। इसको रिमूव करने का तरीका ये है कि जैसे ही सॉल्यूशन हमारे पास आया, हमने देखा इसमें कुछ ना कुछ कलर हमें नजर आ रहा है, कलर सा फील हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक सब्सटेंस है, उसका नाम है एनिमल चारकोल। एनिमल चारकोल, ये सुपर हीटेड फॉर्म होती है कार्बन की, चारकोल, ये सुपर हीटेड कार्बन होता है। तो हम उठा करके एनिमल चारकोल थोड़ा सा अपने सोल्यूशन में डाल देते हैं। एनिमल चारकोल की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये जो है, जो कलर्ड इंप्योरिटीज हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। कलरलेस सोल्यूट जो है उसको कुछ नहीं कहता, जो कलर्ड इंप्योरिटीज हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। मिसाल के तौर पर ये एनिमल चारकोल है, एनिमल चारकोल का कोई पार्टिकल है, ठीक है। ये तो मैंने बड़ा सा करके बना दिया समझाने के लिए। तो और यहां पर ये कोई कलर्ड इंप्योरिटीज हैं, सोल्यूशन के अंदर आ गया है और यहां पर कोई कलर्ड इंप्योरिटीज हैं। तो एनिमल चारकोल क्या करता है, इन कलर्ड इंप्योरिटीज को ना अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है, चिपका लेता है। वर्ड यूज करना है एड्सॉर्ब, एड्सॉर्ब, एड्सॉर्ब या एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्ब या एड्सॉर्प्शन, ठीक है ना। देखो AD है, बच्चे क्या करते हैं AB लफ्ज यूज कर देते हैं। वो AB एब्सॉर्ब जो होता है ना वो अलग चीज होती है। एब्सॉर्प्शन में क्या होता है कि मानो यहां पर ये कोई मॉलिक्यूल है, एब्सॉर्प्शन में ये होता है कि मॉलिक्यूल जो है इसके अंदर चला जाए, ये एब्सॉर्प्शन होती है। एड्सॉर्प्शन जो होती है वो एडहेशन की तरह होती है, आकर के मॉलिक्यूल ऊपर आकर के चिपक गया, मॉलिक्यूल आकर के ऊपर चिपक गया, ये एड्सॉर्प्शन होती है। तो बुक में ये जो वर्ड लिखा हुआ है जहां पे डीकलराइजेशन ऑफ अनडिजायरेबल कलर, वहां पे एड्सॉर्प्शन का लफ्ज हाईलाइट कर लो ताकि याद रहे। तो बाय नेम शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है हाउ अनडिजायरेबल कलर्स आर रिमूव्ड, हाउ अनडिजायरेबल कलर्स आर रिमूव्ड। ये भी बाय नेम शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये स्टेप्स आपने लिखने हैं। तो जब हम क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट कर रहे होते हैं तो उसी वक्त ही एनिमल चारकोल इसमें डाल देते हैं और एनिमल चारकोल के साथ जो है इस सोल्यूशन को बॉयल करते हैं। तो होता क्या है कि एनिमल चारकोल जो है इंप्योरिटीज को एब्जॉर्ब कर लेता है और हम फिर इस सोल्यूशन को, एनिमल चारकोल जिसमें प्रेजेंट होता है, इसको फिल्टर करके एनिमल चारकोल को अलग कर लेते हैं, एनिमल चारकोल को अलग कर लेते हैं। इंप्योरिटीज जो है वो एनिमल चारकोल के साथ ही अलग हो जाती है। मानो इसमें हमने एनिमल चारकोल डाला था, यहां पर एनिमल चारकोल भी था, उसने इंप्योरिटीज को एब्जॉर्ब कर लिया। तो जब कंसंट्रेटेड सोल्यूशन को हमने फिल्टर किया, एनिमल चारकोल भी यहां पर फिल्टर हो गया, इंप्योरिटीज भी यहां पर फिल्टर हो गई, ठीक है ना। तो ये काम हम करते होते हैं, ठीक है। ये नीड बेस्ड होता है, हमेशा करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो
तो ये सब बातें थी क्रिस्टलाइजेशन के बारे में। क्रिस्टलाइजेशन के बारे में मैंने बताया कि एमसीक्यूज भी पूछता है। अच्छा, वो जो सॉल्वेंट्स के नाम है, जो वाटर है आमतौर पे यूज करते हैं, ईथर यूज करते हैं, एथेनॉल, एथेनॉल में रेक्टिफाइड स्पिरिट 95% एथेनॉल, एब्सोल्यूट अल्कोहल 100% अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, एसीटोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो इनके नाम भी पूछ लेता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन क्रिस्टलाइजेशन। तो वो सारे नाम आपको आने चाहिए, उनमें से जो होगा वो आपको टिक कर लेना है, ठीक है। या यूं भी पूछ लेता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, तो 3 उनमें से होंगे, एक कोई अलग से होगा, ठीक है, कोई इधर उधर का जो है उसने लिख रखा होगा। जैसे H2SO4 लिख दिया मानो, ठीक है, H2SO4, तो H2SO4 तो हम यूज नहीं कर सकते, एसिड है, सेफ और रिलायबल होना चाहिए, तो हम सेफ कंपाउंड या सेफ सॉल्वेंट वो यूज करते होते हैं। तो ये था प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट जो बनते थे वो भी मैंने बता दिया, एमसीक्यूज किस तरीके से आते हैं वो भी करवाता गया, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये शॉर्ट और एमसीक्यूज के हवाले से है, ठीक है ना। तो अब इंशाल्लाह अगले क्लास में मुलाकात होगी विद द न्यू टॉपिक ऑफ सब्लिमेशन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।